बहुत पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूं। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के 3 झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहां से, इतना सोना कहां से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था, पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा, तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए।
उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहां से आया ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वहीं गुफा में था। वो हाथों हाथ 2 गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी अंशंट बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुमकुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए। उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाजों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाजों पर वो निशान दिखा।
हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेस बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहाँ के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बरनियां लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बरनियां देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला। सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने अली बाबा को ये हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी। मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से। पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहां वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो उसने अपना काम चालू रखा।
थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जेपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जेपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जेपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जेपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जेपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जेपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहाँ खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक, जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है! बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जेपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा फिर से। उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़न छू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं?
फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा। और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी। उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता।
फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा, वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोचियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही।